देखिए बच्चों, हमने आपको पाँचवां लेसन तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के लिए कई वीडियो और भी बनाई हैं, लेकिन उनमें हमने अलग अलग तरीके से पूरे लेसन के बारे में कुछ बातें बताई हैं। आज हम आपको ये लेसन डिक्टेट कर करके और एक एक चीज़ को क्लियर करके बताएंगे। तो आप देख पाएंगे, लेसन का नाम है आपका है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें आप पढ़ेंगे, देखिए 9वीं कक्षा में हमने सीखा कि हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा है कि पदार्थ क्या होते हैं, वो एक तत्व के रूप में होते हैं या मिश्रण के रूप में होते हैं या यौगिक के रूप में होते हैं। तत्व का मतलब है जैसे लोहा है, तांबा है या कोई अन्य धातु है, अधातु है, इस तरीके से। मिश्रण का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक धातुएं एक दूसरे से मिल जाती हैं तो या कोई दो यौगिक मिल जाते हैं तो उसको मिश्रण कहते हैं। और यौगिक का मतलब होता है जब कई तत्व एक दूसरे से मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस तरीके से यौगिक बनता है। तो ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। हमने यह भी सीखा कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। तत्व जो होते हैं वो एक तरीके के परमाणुओं से बने होते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के एक जैसे परमाणु मिलकर के ही हाइड्रोजन का निर्माण करेंगे। इसी तरीके से लोहे के एक जैसे कण जब एक पास बहुत सारे इकट्ठा होंगे तो एक लोहे की परत बनाएंगे। इसी तरीके से तांबा है, चाहे सोना है, चांदी है। तो क्या आप जानते हैं कि आज तक कितने तत्वों का पता चल चुका है? तो आप जानते हैं आज तक 118 तत्वों का पता चल चुका है। तो इन सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आपको पता है कि 118 तत्व सभी एक जैसे नहीं हैं, सबके गुणों में भिन्नता है। जैसे जैसे भिन्न भिन्न तत्वों की खोज हो रही थी, मतलब जिस तरीके से खोज होती गई वैसे इनको व्यवस्थित करने की प्रक्रिया भी चलती रही। वैज्ञानिक इन तत्वों के गुणधर्मों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने लगे और बहुत सारे वैज्ञानिक इन सब चीज़ों के बारे में जानकारियाँ एकत्रित करने लगे। उन्हें तत्वों की इन जानकारियों को व्यवस्थित करना बड़ा ही कठिन लगा। उन्होंने इन गुणधर्मों के में एक ऐसा प्रतिरूप ढूंढना आरंभ किया तो कि इस तरीके से व्यवस्थित किया जा सके कि उनको आसानी से कभी भी समझा जा सकता है और अध्ययन करना आसान हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी तत्व उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और अन्य बहुत सारे मतलब जो गुण हैं उसके अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से क्या किया गया, अव्यवस्थित को व्यवस्थित करने के तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास क्या किए गए। तो आपको बहुत सारे उस सरल उदाहरण दे करके मैंने इससे पहले भी समझाया है और आप इसमें भी समझ सकते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि वस्तुओं एवं प्राणियों को उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया गया, कि वस्तुओं का अध्ययन अलग किया गया और प्राणियों का अध्ययन अलग किया गया। क्योंकि वस्तुओं को वस्तुओं की श्रेणी में और प्राणियों में मतलब जीव जंतु जितने आए हैं उनको अलग श्रेणी में रखा गया। अन्य स्थितियों में भी गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित होने के उदाहरण मिलते हैं। अब आपको एक उदाहरण देकर समझाया जा रहा है कि जैसे दुकान में साबुन को एक साथ एक स्थान पर रखा जाता है जबकि बिस्कुटों को एक दूसरे स्थान पर रखा जाता है। यहाँ तक कि साबुन में भी नहाने के साबुन को कपड़े धोने के साबुन से अलग रखा जाता है। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने भी तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर वर्गीकृत करने की प्रक्रिया का प्रयास किया। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिस तरीके से एक जनरल स्टोर में तरह तरह के सामान को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, उसी तरीके से इनको भी वर्गीकृत किया गया। अब आप देखिए, सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। तो अब वर्गीकृत करने के अलग अलग क्या तरीके थे। तो सबसे पहले धातु और अधातु को अलग किया गया। फिर जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुणधर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास भी बढ़ते गए। अब हमने पहले धातु और अधातु को अलग किया कि कौन सी धातुएं हैं, कौन सी अधातुएं। आप जानते हैं धातुओं के बहुत सारे गुण आपने पढ़े होंगे। जैसे धातुओं में ये कहा जाता है कि जो धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं, वो खिंच जाती हैं, उनको पीटने पर आवाज़ आती है और बहुत सारे इस तरीके से धातुओं के गुण हैं। वो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, अधातुएं विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करती हैं। अधातुओं में उतनी चमक नहीं होती है, उस तरीके से मजबूत नहीं होते हैं। धातुएं बहुत ज़्यादा मजबूत मानी गई हैं, लेकिन सब जगह कहीं ना कहीं कुछ अपवाद भी हैं। अपवादों को ध्यान में रखते हुए आप समझें इन चीज़ों को। तो इसी तरीके से सबसे पहले डावेराइनर ने क्या किया, इन्होंने तीन तीन तत्वों के एक समूह बनाए और उन समूह को देखा कि पहले और आखिरी तत्व के परमाणु भार का, परमाणु द्रव्यमान का योग किया गया और बटे 2 किया। मतलब इनका औसत निकाला तो बीच वाले के बराबर आया। जैसा कि इसमें देख सकते हैं
कि उन्होंने क्या किया था। डॉबे राइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। इसी तरीके से लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बारे में बताया कि अगर इसमें पहले और आखिरी का सम किया जाए और औसत निकाला जाए तो इसके बीच वाले के बराबर आएगा। इस तरीके से इन्होंने सोडियम, पोटेशियम और भी कई सारे तत्वों को दिया जो कि आप सारणी 5.1 में देख सकते हैं। जैसे इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, कैल्शियम है। इस तरीके से इनमें किसी भी पहले और लास्ट का योग करिए और बटे 2 करिए, देखिए बीच वाला आ जाएगा। जैसे 14.0 और 74.9 को जोड़ो और बटे 2 करो तो ये बीच वाला आ जाए। इस तरीके से इनके समूहों को निकाला गया, तो समूह ए, बी, सी के रूप में इनको डिवाइड किया गया। तो इस तरीके से डॉबे राइनर ने इनको बताया। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत और मेंडलीव की आवर्त सारणी, वो अगली वीडियो में बताएंगे आपको।